चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों बता दें आपको, यह जो क्लास होने वाला है अभी, यह क्लास 12 के हिस्ट्री इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों इतिहास का जो चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर 22 पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले आप क्या कीजिए, डब्ल्यू जो स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। डब्ल्यू स्टडी ये न्यू चैनल बना है, इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाई होगा। ठीक है, तो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इतिहास आई मीन हिस्ट्री, जिसका अध्याय 1 पार्ट 1। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है बउआ? ईट मनके तथा अस्थिया। ईट मनके तथा अस्थिया। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता का है मेरे प्यारे बच्चों, ईट मनके और तथा अस्थिया। ठीक है, ये अब इसके लिए हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे हम लोग। इसमें पूरे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आएगा, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में 100/100 की गारंटी, यानी कि आपको हिस्ट्री में इतिहास में 100/100 लाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ याद रखना है डब्ल्यू स्टडी या के क्लासेस, मेरा ही दोनों चैनल है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। जिसे हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गया, जिसे कोई सभ्यता होता है उसका पतन, जैसे आपने आज से पहले कुछ नाम सुना, सहारा इंडिया नाम सुना था। सहारा इंडिया का नाम अब कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, खत्म हो गया है कि नहीं। सहारा इंडिया खत्म महालेक्टो, एक चॉकलेट आता था महालेक्टो, महालेक्टो नहीं महालेक्टो, महालेक्टो चॉकलेट आता था, कहीं भी नजर आता है दुकान उकान में, खत्म हो गया मानो तो, उसके जगह पे दूसरा आ गया। उसी तरह से यह हड़प्पा सभ्यता था, बहुत पहले की सभ्यता है। ठीक है, और इसकी पतन हो गया। इसका पतन का मुख्य कारण क्या क्या है, चलिए देखते हैं। ऐसे बिहार बोर्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार बोर्ड में लगभग या 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए इसका पतन का मुख्य कारण निम्नलिखित है। सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई होगी, हो सकता है। जैसे कि पहले के लोग कहाँ पे रहते थे, नदी के किनारे रहते थे या जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो हो सकता था कि वहां पे जहाँ पे लोग सिंधु घाटी में रहते थे, वहां पे वर्षा कम होने लगी होगी, हो सकता है। कोई कोई क्षेत्र में बारिश नहीं होता है, तो बारिश नहीं होगा तो फिर वहां पे अनाज उपजेगा कैसे, खाएगा लोग क्या, इसलिए वहां के लोग छोड़ के चले। कुछ लोगों का मत है कि सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई होगी, फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी होगी। बात सही है। ये भी हो सकता है कि वर्षा जब कम होने लगी होगी तो वहां के जो कृषि है, कृषि की बात करें, पशुपालन, उसमें कठिनाई होने लगी होगी, इसलिए वहां पे सिंधु घाटी वहां पे छोड़ दिया होगा, लोग दूसरे जगह चला गया होगा, है कि नहीं। उसका दूसर का ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का अनुसार, जैसे कुछ लोगों का अनुसार ये भी हो सकता है कि वहां भूकंप आने के से बस्तियां समाप्त हो गई होगी। हो सकता है कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता में एक भयंकर भूकंप आया होगा, इसलिए से जो भी वहां की बस्ती, जो घर द्वार थे, खत्म हो गया होगा। ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म पता नहीं चला। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गया होगा। हो सकता है कि अब उस गांव में इतना ना, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के किनारा बसा हुआ था, हो सकता है कि इसमें गजब का बाढ़ आ गया हो। और बाढ़ जब आता है तो एक दिन दो दिन रहता है, उसके बाद पानी खत्म हो जाता है। लेकिन हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बाढ़ आ गया होगा, भीषण बाढ़ आ गया होगा, और बाढ़ आया होगा लेकिन एक दो दिन में ना खत्म नहीं होगा, लगभग लंबे समय 2 4 10 महीना तक पानी उसमें जमा रह गया होगा। इतना दिन तक कैसे रहेगा लोग, तो क्या भीषण बाढ़ आ गया होगा और पानी जमा हो गया होगा, जमा हो गया होगा। इसके कारण लोग दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। हो सकता है कि इसको जगह छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। ठीक है, अब ये भी कहा एक विचारक, ये भी का मानना, एक विचारक मतलब एक का कहना ये भी है कि सिंधु नदी के धारा बदल गई होगी, और यहाँ पे सभ्यता क्षेत्र के नदी से दूर चली गई होगी। हो सकता है पहले लोग नदी के किनारा रहना पसंद करते, ताकि मल मूत्र से लेकर घर के काम से लेकर पीने के पानी से लेकर नदी के पानी से होता था। हो सकता था कि क्योंकि नदी का धारा बदलते रहता है, हो सकता है कि नदी ऐसे बह रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ दिन बाद नदी यहाँ से ना यहीं से बहना शुरू हो गया होगा, घाटी यहाँ पे रहा होगा सिंधु घाटी, और यहाँ से नदी बहने लगा होगा। तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ से हट गए, दूसरे जगह चले गए होंगे, क्योंकि नदी बदल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मुख्य कारण है पतन होने का। ठीक है, जो अपने विचार के अनुसार पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपको 2015 और 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। पूरा तत्व क्या है? या उत्खनन से आप क्या समझते हैं? शब्द वही है, उत्खनन या पूरा तत्व क्या है? उत्खनन क्या है हुआ? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। पूरा तत्व क्या है? ये क्वेश्चन आपका 2015 और 2019 में पूछा था। क्वेश्चन कहने का तरीका अलग अलग है, मतलब वही है। देखिए पूरा तत्व जो होता है, जैसे कि पृथ्वी के खोना जाता है, तो जैसे कि खोन करके कोई वस्तु मिल गया, तो उससे उसकी सभ्यता का पता चलता है। जैसे कि कहीं भी जाओगे, बिहार में ही राजगीर ले लो, वैशाली ले लो, इसमें जब खुनाता है, खनन से होता है, तो उसमें कोई कोई वस्तु निकलता है। जब वस्तु निकलता है, तो वस्तु जब निकलेगा तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या चीज का राज रहा होगा, या इससे उसकी कार्बन डोपिंग किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि यह कितनी वर्ष पुराना है। जैसे कि आपको विक्रमशिला ले लो, विक्रमशिला चाहे ले लो, नालंदा विश्वविद्यालय ले लो, उसको जब खोना गया तो पता चला कि इसके अंदर नालंदा विश्वविद्यालय भी था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी में गर्त में छिपी हुई सामग्री की सामग्री की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन की ज्ञान देना है। जैसे कि अगर पूरा तत्व वह एक विज्ञान है, ठीक है ना, पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसकी माध्यम से जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में, पृथ्वी के अंदर छिपी हुई पुरानी वस्तुआ, जैसे कि अब हो सकता है राजा, जैसे हम यहाँ पे जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत सारा सामान हमारा है, सब है। अब हो सकता है भूकंप आ गया, सब कोई मर गया, ठीक है, ये सामान सब नीचे चले गया। और जब आज से 100 साल 200 साल बाद अगर कोई आदमी आया, जब जन्म हुआ, तो वो यहाँ पे जैसे कुछ घर बनाने के लिए यहाँ पे मिट्टी खोलेगा, तो ये सब सामान वामान निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसको लगेगा यहाँ पे कुछ था, इससे वैसे कुछ भी, तो इससे प्राप्त होगा कि हाँ इससे पहले भी एक दुनिया था, वो खत्म हो गया होगा, कितना वर्ष पुराना है। तो आज टेक्नोलॉजी पता चल जाता है। तो ये कहा गया पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छुपी हुई सामग्री, पृथ्वी के अंदर जितनी सामग्री छिपा हो पुराने जमाने का सामग्री की खुदाई करके अतीत के लोग मतलब पुराने लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान देना, यानी कि अतीत के लोगों के बारे में अभी के जो भौतिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, इसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त कराया जाता है। इसके कि हाँ ऐसे रहा होगा। देखो जैसे कि है जब पुराने पुराने अक्षर है, विक्रमशिला है, यह देखो विक्रमशिला है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा चीज है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये पुरातत्व का पहले का सिक्का है। आपको कौनी जानते हैं? कौनी, अरे एक होता घोंगा टाइप का कौड़ी होता था, कौड़ी, ठीक है ना, वो कौड़ी भी पैसा के रूप में कार्य होता था पहले के जमाना में। पत्थर का पैसा था, कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिलता था, पहले के जमाना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भौतिक जीवन का ज्ञान होता है, किसी भी सभ्यता के इतिहास के जानने में पूरा तत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो जैसे कि राम मंदिर जब बना, उससे पहले कोर्ट में केस बहुत चला, तो राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना, बहुत उसमें बेला बेलना पड़ा। तो उसमें पूरा तत्व का बहुत महत्वपूर्ण था। जब उसको खोना, जब सीधा कहा गया भाई इसको खोनो, जब बाबा मस्जिद, कौन, बाबर मस्जिद था, उसको तोड़ दिया गया। जब तोड़ा गया, ठीक है, तो तोड़ा गया तो भाई सिंपल बात है, तो उससे पहले उसकी खुदाई हुई। खुदाई में वहां पे जो अवशेष प्राप्त हो रहा था, कुछ भी अवशेष इसी तरह से प्राप्त हुआ, और उसकी जब जांच की गई तो वह रामायण से मिलता जुलता था, ठीक है। रामायण में जो बताया गया वो शब्द उसमें मिल रहा था, चाहे उसमें जो भी खनन से जो भी प्राप्त हुआ, रामायण में जितने वस्तु थे सब कुछ वह मिल रहा था। इसलिए वह पता चल गया हुआ क्या, कि यहाँ पे पहले राम मंदिर थे, हुआ करता था। इससे पूरा तत्व से पता चला। तो ये कहता है आप एक किसी भी सभ्यता की इतिहास को जानने में पूरा तत्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पूरा तत्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता का भी ज्ञान पूरा तत्व पर ही आधारित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पूरा तत्व पर ही आधारित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता थोड़ी जानता था, जब खुदाई हुई तो उसको पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता था, इसमें बहुत सारा चीज निकलना शुरू हुआ, ठीक है ना। उत्खनन में विभिन्न विभिन्न सभ्यताएं की प्राचीन का पता चलता है। और उत्खनन से, यानी कि उत्खनन वही होता है पुरातत्व, जब उससे जब खुदाई होता है, जब वस्तु निकलता है, तो इससे पता लगाया जाता है कि भाई यहाँ पे क्या रहा होगा, उससे अनुमान, उसकी जांच पड़ताल करके, ठीक है ना। पुरातात्विक वस्तुओं जितनी गहराई पर प्राप्त होता है, अगर देखो जितना पुरातत्व जितनी अंदर प्राप्त होता है, उतनी सभ्यता पुराना माना जाता है कि नहीं। जैसे कि अब माटी भरता गया भरता गया भरता गया, बहुत पुरान, जब बहुत अंदर होगा तब बहुत पुरान होगा वो, ठीक है ना। तो होती है, वे उतना ही प्राचीन होता है, ठीक है। यह हमारा क्या, पूरा तत्व। ऐसे इसको 2 बार आपको रिपीट जरूर करना है, पढ़ना है।
और आपको इससे रिलेट करना है कि पूरा तत्व क्या था। अच्छा, पृथ्वी से खोन करके कोई वस्तु प्राप्त की जाती है और इससे आज के लोगों के दुनिया की जानकारी प्राप्त होती है। चाहे कोई भी जैसे कि पुराना जो इतिहास है उसकी पता लगाने के लिए पुरातत्व महत्वपूर्ण है। यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता भी पुरातत्व पर आधारित है। बहुत सारा शब्द को लिख सकते हैं। और इस सब का पीडीएफ और क्लास लेना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, 91 17 82 30 62 पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सब का आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लिया जाएगा। आप इस पर आप कांटेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, क्लास करने से नहीं होता है, क्लास करने के साथ साथ उसकी एक बेहतरीन नोट्स होना चाहिए। बेहतरीन एक वो आपको बुक की तरह एक नोट्स होना चाहिए ताकि उसको याद करो डेली के डेली। क्योंकि जब तक आप डेली 2 4 क्वेश्चन याद नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यह जरूर होना चाहिए आप। अगला हमारा क्वेश्चन है हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के द्वारा यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के द्वारा व्यवहार व्यूहात सिंचाई के आप इस साधनों का वर्णन करिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता था तो वहां के लोग सिंचाई कैसे करते थे, जैसे पानी पटाना हुआ, जैसे कुछ में भी पानी पटाना हुआ तो उसको सिंचाई कैसे करते थे, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो सिंचाई कैसे करना, हड़प्पा सभ्यता द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के आप इस सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। सिंचाई के साधनों का वर्णन कैसे कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं। चलिए। चलिए। तो हड़प्पा वासियों ने सिंचाई के लिए आपे नहर, कुआं, जलाशय, नदी, बांध जैसे कई आपे प्रणालियों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में पहले, अभी भी आपको नाला देखिएगा, नहर देखिएगा, नहर से पतला पतला नहरी बना कर लाया जाता है ताकि लोग सिंचाई कर पाए। तो पहले भी क्या होता था, कुआं का, नहर का, जलाशय का, जलाशय मतलब पोखरा, नदी का, बांध जैसे का उपयोग करके सिंचाई करते थे। ठीक है, सबसे पहले नहर की बात करते हैं। नहर क्या होता है, नहर नदियों और नाले के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर नहरों अब बनाई गई थी। जैसे कि आप हो सकता है देखो इस तरह से नदी बनाई गई थी। ठीक है, जैसे घर से लाना है, अगर सॉरी घर में पानी लाना है या खेतों में पानी ले जाना है तो नहर बनाया गया था ताकि नदी से पानी आकर नहर में जाए और नहर से खेत में जाए। ठीक है, उसके बाद कुआं, जमीन में गहरे कुएं खोदे जाते थे और इसका इस्तेमाल जमीन के छोटे 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 हिस्से में पानी को, यहाँ पे पानी को देने के लिए किया जाता था। जैसे कि अब कुआं खोद करके पानी जब निकलता था तो छोटे छोटे हिस्सा में, जैसे जहाँ पे तनका तनका पानी पटाना है, बगीचा उगीचा है, उसमें पानी पटाने के लिए कुआं का प्रयोग करें। वहां नहर थोड़ी बना देंगे, है नहर खेत के लिए है तो कुआं का प्रयोग करें। बांध है, बांध का प्रयोग करें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसके खेतों की ओर निर्देश के। जैसे हो सकता है जैसे कि आपको यह नदी है, नदी जा रहा है, ठीक है ना, ये नदी है, ये नदी में पानी है, हमको पानी यहाँ की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक बड़ा चुके बांध बांध देंगे, बांध बांध देंगे और ये नदी के पानी को इधर मोड़ने का प्रयास करेंगे, इधर मोड़ देंगे, छोटी सी नाला बना करके पानी को इधर मोड़ देंगे, बांध बना करके। तो ये कहा गया पानी के प्रवाह को नियंत्रित करे और उसके खेतों की ओर निर्देशित मतलब मोड़ना, निर्देशित करने के लिए बांध का इस्तेमाल किया जाता था। बांध बना दिया जाता था और बांधवा बनेगा और इधर मोड़ दिया जाएगा पानी को, है कि नहीं, ऐसा भी उपयोग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है CR37 से आप क्या समझते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नगर क्षेत्र में दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा का एक सिंधु घाटी था। सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला, उसको कहा गया समाधि R37। यानी कि जो सिंपल है सभ्यता के, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में, हड़प्पा नगर क्षेत्र उसके दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के, क्या कहा, सिंधु सभ्यता के काल का एक, सिंधु सभ्यता के काल का एक क्या मिला, कब्रिस्तान मिला और इसका नाम दिया गया CR37। ठीक है, याद रखना। और सी मतलब समाधि होता है, समाधि R37 इसका नाम दिया गया। ठीक है, सिंपल है। इतिवृत्ति क्या है, देखो इतिवृत्ति किसी विषय के बारे में विस्तार जानकारी दी जाती है। इतिवृत्ति में किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इतिवृत्ति के माध्यम से किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इतिवृत्ति का मकसद उस विषय के बारे में सिद्धांतों को बताना और उसकी गहराई में जाना होता था।
इतिवृत्ति का मतलब है किसी के बारे में उसका मकसद यही था कि उसकी सिद्धांत, उसकी गहराई में जाकर उसकी जानकारी को प्राप्त करना इतिवृत्ति का मतलब था। इतिवृत्ति एक वैज्ञानिक रचना है। इतिवृत्ति एक वैज्ञानिक रचना और उसकी गहराई, उसकी रिसर्च, उसकी पूरे गहराई में जाकर इसकी पता लगाना है क्या, तो इतिवृत्ति का मतलब था। इतिवृत्ति में किसी व्यक्ति, घटना या स्थान का वर्णन होता था। किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि इसकी जानकारी करो, जांच करो, टेक्नोलॉजी बहुत सारा है कि हाई जांच करो, हाउ जांच करो, तो पहले इतिवृत्ति उसकी जांच करता था, सिद्धांत निकालता था, उससे पता लगता था, उससे किसी घटना हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, व्यक्ति की भी घटना के जांच कर सकता था इतिवृत्ति के माध्यम से। ठीक है, अगला हमारा है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा लिपि की विशेषता क्या है। देखिए, हड़प्पा लिपि, लिपि मतलब होता है लिखावट। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि के बारे में, तो हड़प्पा लिपि का रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा लिपि जो भी है उसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। जो हड़प्पा लिपि जो है, जैसे कि हो सकता है, जैसे हड़प्पा जब खुदाई हुआ तो उसमें बहुत सारा किताब उताब, पत्थर उथर पर कुछ शब्द लिखा रहता है, खून खोन करके, जिसे खुद करके, जिससे होता है लोहार होता है, लकड़ी पर खोद खोद कर लिखता है, तो लिखा जाता है। तो पहले के जमाने में पत्थर पर लिखा हुआ रहता है, खोद खोद के, उसको पढ़ना संभव नहीं है, बहुत पुरान भाषा है, संभव नहीं है। तो ये कहा गया हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको पढ़ना संभव नहीं, क्योंकि कौन से भाषा में किसी को पता नहीं है, पढ़ा संभव नहीं जा सका है। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इस तरह से इसका अभी रहस्य अभी तक बना हुआ है, इसे कंफर्म पता नहीं चल पाता है। इसकी विशेषता क्या है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी लिपि है, सबसे पुरानी लिपि है। यह एक संकेत यहाँ पे आरक्षित लिपि है। साथ में यह चित्र यहाँ पे चित्रात्मक लिपि है, चित्र के माध्यम से बताया गया है, कोई लिखा नहीं, ज्यादा चित्र के माध्यम से। यह इसमें जानवरों, मछली और इंसानों की यहाँ पे आकृति में कई तरह की यहाँ पे यहाँ पे डिजाइन शामिल है। मतलब यहाँ पे जो बहुत सारे पत्थरों पर यहाँ जानवरों की, मछली की, इंसानों की आकृति बनाई गई है और बहुत डिजाइन से बनाया गया है। तो इससे यह पता, इसकी विशेषता यह है कि यह सबसे पुरानी सभ्यता की लिपि है और यह एक संकेत आरक्षी लिपि है। साथ में यह चित्रात्मक लिपि, यानी कि चित्र के माध्यम से बनाया गया ज्यादातर लिपि है। ऐसा नहीं कि इसमें लिखा गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है ज्यादातर। और यह जानवरों, मछली और इंसानों की आकृति में कई प्रकार की डिजाइन शामिल है, इसकी विशेषता है। अगला हमारा है मोहनजोदारो के विशाल नगर यहाँ पे एशिया नगर की वर्णन करें। देखिए, मोहनजोदारो की जो नगर था, मोहनजोदारो जो था, आपने मोहनजोदारो की फिल्म का नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये कहा गया मोहनजोदारो के विशाल एशिया नगर का वर्णन करें। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना, एशिया नगर करीब, यानी कि जो एशिया नगर कह सकते हैं, मोहनजोदारो लगभग 14.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा का एक नगर था, एक महल था। ठीक है, इसकी अधिकतम गहराई 2.4 मीटर था। इसके यहाँ पे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी बनाई गई थी, कुछ इस तरह से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे एशिया नगर के किनारों और फर्श के नीचे यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे डामर की एक मोटी परत लगाई गई थी। डामर जो होता है उसकी एक मोटी परत लगाया गया था। ठीक है ना, एशिया नगर के बगल में कमरे थे। यहाँ पे क्या, एशिया नगर के यहाँ पे बगल में कमरे थे जहां कपड़े बदला जा सकता था। जो एशिया नगर था उसके बगल में कमरा था जिसमें कपड़ा बदला जा सकता था। यहाँ पे एशिया नगर के एक के कोने में एक क्या था, यहाँ पे निकास नाली तक जाती थी, एक निकास था जो नाली तक पहुंचती थी। यह बेसिकली क्या है, बेसिकली मोहनजोदारो के विशाल नगर अस्से की विशेषताएं हैं। तो सिंपल आपको याद रखना क्या है, एशिया नगर करीब 14.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। इसकी गहराई 2.4 मीटर था। इस यहाँ पे इसे उतरने के लिए दक्षिण और उत्तर दिशा में सीढ़ी बनाई गई थी। एशिया नगर के किनारों और फर्श के नीचे डामर का एक परत चढ़ाया गया था। एशिया नगर के बगल में एक कमरा था जहां कपड़ा बदला जा सकता था। एशिया नगर की एक कोने में एक क्या था, यहाँ पे यहाँ पे निकास था जो नली तक जाती थी। ठीक है, यह इसकी विशेषता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि मन तथा मन के अस्थिया, ठीक है ना, और ईट मन के और अस्थिया, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने लाया हूं, इतना क्वेश्चन है।
अगले चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूं, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, बेहतरीन पढ़ाएंगे, और पूरे आपको मैं गारंटी देता हूं आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा। और आपको याद रहे 450 प्लस की मैं गारंटी देता हूँ। बस उसके लिए सबसे पहले क्लास के साथ साथ इसका एक नोट्स ले लीजिए, और नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए, और नोट्स लेकर उसका पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएं और घर पे याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और बेहतरीन आपको सब कुछ हम हेल्प करेंगे पूरे एग्जाम तक। निश्चिंत रहिए, ठीक है। डेली मैं क्लास दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है बाबा। डेली आपको शाम को क्लास चलेगा, शाम को लगभग 5 बजे क्लास चलेगा आपकी, शाम को 5 बजे डेली क्लास चलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।